Jai Hind Bachcho. Welcome to the English class with Garima Batra Chinwada. And today we are going to start solving the questions of Do As Directed, which are given on विमर्श portal for class 12th. आज हम कक्षा 12वीं की विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक अपलोडेड है उसमें इंग्लिश ग्रामर का डू एज डायरेक्टेड पार्ट करने जा रहे हैं और ये उसका पार्ट 1 है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और उनका रीजन दिया हुआ है। इसके पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स का एक वीडियो आ चुका है वो आई होप आपने देखा होगा और इस वीडियो के बाद डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 2 भी 1 या 2 दिन में ही रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये सभी वीडियोस आपको मिल सकें और आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन रीजंस को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस पर मैं जल्दी ही उसका वीडियो रिलीज करने वाली हूँ, तो वो सभी वीडियोस भी देखकर आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पहला प्रश्न है ये है combine the following pairs of sentences to make a compound sentence using one of the conjunctions given in the bracket। यहाँ पर आपको कुछ sentences के pairs दिए जाएंगे जिन्हें कि आपको join करके compound sentence बनाना है और उसमें conjunction का प्रयोग करते हैं। जब भी हम compound sentence बनाते हैं तो जिन दो sentences को हम जोड़ते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो वाक्यों को सही सीक्वेंस में जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, बट, एल्स एंड। तो बट का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर कंट्रास्ट दिया हो कि दो वाक्यों में जो सीक्वेंस होना चाहिए वो नहीं होता, उससे कुछ उलट हो जाता है, तब हम बट का प्रयोग करते हैं। एल्स का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जबकि आपको ऐसे सेंटेंस दिए जा रहे हैं कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा और यदि नहीं किया तो इस तरह का परिणाम होगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कारण और उसका परिणाम। तीसरा है एंड का प्रयोग हम उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जो कि एक दूसरे के सीक्वेंस में होते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका अर्थ क्या होगा, मुझे अंदर आने दो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो वो ये है कि या तो मुझे अंदर आने दो या फिर यहाँ पे आपको एक थ्रेट मिल रहा है, धमकी मिल रही है, या तो फिर मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो इस वाक्य को जोड़ने के लिए हम एल्स का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य हो जाएगा लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, एल्स नहीं तो आई विल ब्रेक डाउन द डोर, या तो फिर मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस है शी may कॉल अ फिजिशियन, शी may कंसल्ट अ वैद्य। अब यहाँ पर दो इस तरह के ऑप्शन है जिसमें कि कोई भी एक ऑप्शन को चुना जा सकता है, जैसे कि या तो वो किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर को बुला सकती है या कॉल कर सकती है, या फिर वो किसी वैद्य से भी विमर्श कर सकती है। तो इसके जो ऑप्शन हमें दिए हैं वो है इधर और, बट और अदरवाइज। तो इधर और का प्रयोग हम उन दो बराबर महत्व वाले ऑप्शंस के लिए करते हैं जिसमें से किसी भी एक को चुना जा सकता है। जैसे कि यदि आप बोलें आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, तो मुझे चाय पसंद है और मुझे कॉफी भी पसंद है, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। दूसरा होता है बट होता है जो कंट्रास्ट बताता है, मतलब कि जहां पर कि आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं, दो सेंटेंस ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कि जो होना चाहिए था उससे उलट होता है। और तीसरा अदरवाइज होता है। अदरवाइज जो होता है ये परिणाम बताता है कि कोई काम आप करोगे, यदि नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये बराबर महत्व के हैं, इनमें से किसी भी एक को चुना जा सकता है। तो ऐसे में हम इधर और का प्रयोग करेंगे। शी में इधर कॉल अ फिजिशियन और कंसल्ट अ डॉक्टर। तो इधर का प्रयोग हम वहां से करना शुरू करते हैं जहां तक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में जहां तक एक से होते हैं उसे हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद पहले ऑप्शन के आगे हम इधर का प्रयोग करते हैं और दूसरे ऑप्शन के आगे हम और का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कॉल अ फिजिशियन, इसके पहले हमने इधर लगा दिया, और दूसरा ऑप्शन है कंसल्ट अ डॉक्टर, इसके पहले हमने और लगा दिया।
तीसरा सेंटेंस का पेयर है यू कैंट गेट स्टैम्प्स टुडे, आप आज स्टैम्प्स नहीं ले सकते। द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड टुडे, आज पोस्ट ऑफिस बंद है। और ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं एंड, जो कि एक के बाद दूसरा जब सीक्वेंस में आता है तब, या दूसरा है स्टिल, स्टिल यानी फिर भी, और तीसरा है सो जो होता है वो रीजन बताता है। तो यहाँ पर एक कारण दिया है कि पोस्ट ऑफिस आज बंद है और पोस्ट ऑफिस बंद है इसलिए आज आप स्टैम्प्स नहीं ले सकते। तो हम इन्हें कंबाइन करेंगे सो का प्रयोग करके, क्योंकि सो यहाँ सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो ये वाक्य हो जाएगा द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज टुडे, क्योंकि आज पोस्ट ऑफिस बंद है। सो यू कैंट गेट स्टैम्प्स टुडे, इसलिए आज आप स्टैम्प्स नहीं ले सकते। अब ये जो फोर्थ पेयर ऑफ सेंटेंसेस है यह है ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। He could not catch the ball today, वो आज बॉल कैच नहीं कर सका था। वो तेज दौड़ा था, अगर वो तेज दौड़ा था तो उसे बॉल कैच कर लेनी चाहिए थी, पर वो बॉल कैच नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं अदरवाइज में भविष्य की धमकी दी जाती है कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा होगा, कॉज एंड इफेक्ट। और का प्रयोग करते हैं जब दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऐसा या वैसा। और बट का प्रयोग हम करते हैं जब कंट्रास्ट हो सेंटेंस में, कि कोई एक काम करने के बावजूद उसका वैसा फल प्राप्त नहीं हो सका या नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग सबसे उपयुक्त समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेज दौड़ा लेकिन वो फिर भी बॉल कैच नहीं कर पाया, तो इसलिए हम बट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का पेयर है शी वर्क प्रिटी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में फेल हो गई। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने काफी मेहनत की, फिर भी वो परीक्षा में फेल हो गई। और जो ऑप्शंस दिए हैं वो दिए हैं येट, येट यानी फिर भी, एंड यानी और देयरफॉर यानी इसलिए। तो देयरफॉर का प्रयोग हम करते हैं जब हमें जैसा परिणाम चाहिए था वैसा मिला, और येट का प्रयोग करते हैं जब हमें जैसा परिणाम चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर येट ज्यादा उपयुक्त है, और जोड़ने के बाद ये वाक्य हो जाएगा शी वर्क प्रिटी हार्ड, उसने काफी मेहनत की, येट फिर भी वह एग्जाम में फेल हो गई। नेक्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस है ही ड्रिंक्स वाइन डेली, वह हर रोज शराब पीता है। ही गैम्बल्स इन द क्लब, वो क्लब में गैम्बलिंग करता है। तो ये दोनों ही बुराइयां हैं, एक बुराई भी नहीं बल्कि दूसरी भी। तो यहाँ पर हम बट का प्रयोग करते हैं जब ऑप्शंस ऑपोजिट होते हैं या कंट्रास्ट होते हैं। एल्स का प्रयोग करते हैं जब हम परिणाम बताते हैं, नहीं तो। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, न सिर्फ बल्कि भी। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब एक के साथ दूसरा भी काम हो रहा हो। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त इन वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही नॉट ओनली ड्रिंक्स वाइन डेली, वह न सिर्फ डेली वाइन पीता है, बट ऑल्सो गैम्बल्स इन द क्लब, परंतु क्लब में गैम्बलिंग भी करता है। अब अगला सेंटेंस का पेयर है दे डिड नॉट लुक एट हिम, उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं। दे डिड नॉट टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बात भी नहीं की। तो यहाँ पे ये जो दोनों काम हैं, ये दोनों काम इस तरह के हैं। पहली चीज तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम एक नेगेटिव के साथ दूसरा नेगेटिव यूज जनरली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त नीदर नॉर है, जो कि दोनों ऑप्शंस हैं और दोनों ही ऑप्शंस इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। तो यहाँ पर हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं, और ये होगा दे डिड नीदर लुक एट, उन्होंने देखा नहीं, नॉर टॉक ना ही बात की, हिम उससे। तो नीदर नॉर या इधर और का प्रयोग करके जब भी हम वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसमें हम जहां तक सेंटेंस एक सा होता है उसे एक बार लिखते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन के पहले नाइदर का प्रयोग और सेकंड ऑप्शन के पहले नॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंसेस का पेयर है यू कैन टेक अ पेन, यू कैन टेक अ बुक, तो तुम एक पेन ले सकते हो, तुम एक बुक ले सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको दो चीजें हैं जिनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त हमें आइदर और लगता है, क्योंकि बट कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस में यूज होता है और एल्स नहीं तो वाले सेंटेंसेस में यूज होता है, जो कि कॉज एंड इफेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं।
तो इधर और का प्रयोग हम जहां तक सेंटेंस एक सा होता है वहां तक एक बार लिखते हैं, और जहां से ऑप्शंस शुरू होते हैं वहां पे हम पहले ऑप्शन के आगे आइदर और दूसरे ऑप्शन के आगे और लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू कैन टेक, यहां तक सेंटेंस एक सा है। आइदर अ पेन पहला ऑप्शन है और अ बुक दूसरा ऑप्शन है जिसके आगे हमने और लगा दिया। इस पेयर में फर्स्ट सेंटेंस है हायर अ टैक्सी, एक टैक्सी कर लो। यू कैंट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन कैच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग सीक्वेंस वाले सेंटेंस में होता है जो कि यहाँ नहीं है। बट का प्रयोग होता है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है सेंटेंसेस का, और अदरवाइज यानी कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट वाले सेंटेंस है। एक टैक्सी हायर कर लो नहीं तो तुम ट्रेन कैच नहीं कर पाओगे, और अदरवाइज का अर्थ होता है नहीं तो यहाँ पर उपयुक्त है अदरवाइज, और सेंटेंस हो जाएगा हायर टैक्सी, टैक्सी हायर कर लो, अदरवाइज नहीं तो तुम ट्रेन कैच नहीं कर पाओगे। फर्स्ट सेंटेंस है ही केम लेट, वह लेट आया था। ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल, उसे हॉल में एंटर करने नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एंड और बट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ना तो यहाँ पर सीक्वेंस है ना यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, और देयरफॉर जो होता है ये कारण बताने के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही केम लेट, वह लेट आया था, देयरफॉर इसलिए, ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल, इसलिए उसे हॉल में एंटर नहीं करने दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉश्ड क्लोथ्स, शी आयर्न देम, उसने कपड़े धोए, उन्हें प्रेस किया। तो यहाँ पर हम एंड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पहले कपड़े धोए और उसके बाद उन्हें प्रेस किया, क्योंकि ये सेंटेंसेस कॉन्ट्रास्ट में नहीं है और कॉज एंड इफेक्ट में भी नहीं है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा शी वॉश क्लोथ्स, उसने कपड़े धोए, एंड आयर्न देम, और उन्हें आयरन किया। अब ये प्रश्न है combine the pairs of sentences into a complex sentence having an adverbial clause of reason या cause। नीचे दिए गए जो sentences के pairs हैं उनको एक complex sentence बनाने के लिए आपको adverbial clause of reason का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि adverbial clause of reason क्या है। adverbial clause वो होती है ऐसी clause जो कि adverb का काम करती है। adverb वो होते हैं जो that add something to a verb। तो और adverbial clause कई तरह की होती है जिसमें से एक प्रकार है उसका adverbial clauses of reason। तो वो क्या होती हैं? Adverbial clauses of reason tell us the reason for the action being taken in the sentence's main clause। किसी भी वाक्य की जो main clause रहती है उसमें जो काम किया जा रहा है उसका कारण जो clause बताती है उसे हम adverbial clause of reason कहते हैं। These clauses generally use subordinating conjunctions like because, unless and since। और इसमें जिस subordinating conjunction का प्रयोग किया जाता है वो है because, unless और since। ये जो clauses हैं इनके ऊपर डिटेल में जो कुछ वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं इसी चैनल पे, उन्हें आप अच्छे से समझने के लिए उन वीडियोस को एक बार देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है I sing, ये मेन क्लॉज है। because, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I like singing, तो ये जो I like singing है, मुझे सिंगिंग पसंद है, ये पूरी की पूरी क्लॉज कारण बता रही है सिंग का कि मैं गाती हूँ या मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना पसंद है। तो इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये दूसरा सेंटेंस ही थिंक्स ही कैन गेट एनीथिंग, वो ऐसा सोचता है कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह रिच है। तो यहाँ पर जो गेट वर्ब है उसका कारण बता रही है ये पूरी की पूरी क्लॉज ही इज रिच, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या एडवर्बियल क्लॉज है, यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, और यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये he thinks he can get anything, ये है यहाँ पर मेन क्लॉज। थर्ड सेंटेंस है since he has apologized we'll take no further action against him। अब यहाँ पर ये जो है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, और यहाँ पर यह है we will take no further action against him। आइए अब हम वाक्यों को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है इसमें यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी।
तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो। इस तरह से हम जब इसका रीजन बताते हैं कि आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बिकॉज, क्यों मदद करूंगी, क्योंकि यू आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट सेंटेंस का पेयर है ही वॉज इल, ही कुड नॉट कम, वह बीमार था, वह नहीं आ सका था। तो यहाँ पर हम एज का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिकॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं और सिंस का प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पर हम एज का प्रयोग करके इस वाक्य को लिख सकते हैं ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका था क्योंकि वह बीमार था। तो ही वॉज इल जो है ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, और एज जो है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Next sentence है I did not buy the house and second is I did not like its location. तो यहाँ पर हम adverbial clause का प्रयोग करते हुए इसको इस तरह से लिख सकते हैं I did not buy the house since I did not like its location. यहाँ पर हम since की जगह because का प्रयोग भी कर सकते हैं। Next sentence है He had to go, उसे जाना पड़ा था। His wife is not feeling well. उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं he had to go, उसे जाना पड़ा था, because, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो because जो है वो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और his wife is not feeling well एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन है। नेक्स्ट सेंटेंस है I was tired, I could not play in that match. मैं थका हुआ था, मैं उस मैच में नहीं खेल सका। तो जब हम इसका रीजन बताएंगे, ये परिणाम है I could not play in that match और ये उसका कारण है I was tired। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम इसको लिखेंगे I was tired, मैं थका हुआ था, so इसलिए I could not play in that match, मैं उस मैच में नहीं खेल सका। या इसी को हम यदि परिणाम पहले लिख दें I could not play the match, मैं मैच नहीं खेल सका, because, क्योंकि I was tired। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि यदि आप परिणाम पहले लिखते हो तो बिकॉज करके उसका कारण बताओगे क्योंकि, और यदि आप कारण बताते हो तो उसके बाद इसलिए करके सो और फिर आप उसका परिणाम बता सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है he did not study well, उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, ये कारण है और उसका परिणाम ये हुआ कि he failed। तो हम इसको भी इस तरीके से जोड़ सकते हैं he did not study well, वो अच्छे से नहीं पढ़ा था, so इसलिए he failed, वह फेल हो गया। या हम इसको पहले परिणाम लिख दें he failed, वह फेल हो गया, because, क्योंकि he did not study well, क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी। नेक्स्ट है he succeeded, वह विजयी हुआ या वह सफल हुआ। he labored hard, उसने मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं he succeeded, हमने परिणाम लिख दिया, वह सफल हुआ because, क्योंकि he studied hard। तो he succeeded जो है यह है मेन क्लॉज, because सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और he studied hard ये हुआ इसकी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट है देयर वाज नो रेन दिस ईयर, इस साल बारिश नहीं हुई थी। पैडी क्रॉप्स ड्राइड अप, और इसलिए धान के जो फसल थी वो सूख गई। तो यहाँ पर भी ये कारण है देयर वाज नो रेन दिस ईयर, इस साल बारिश नहीं थी, ये कारण है और उस कारण का परिणाम ये हुआ कि द पैडी क्रॉप्स ड्राइड अप। तो इसको भी हम लिख सकते हैं द पैडी क्रॉप्स ड्राइड अप, जो धान की फसल थी वो सूख गई, एज, क्योंकि देयर वाज नो रेन दिस ईयर, इस साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। इसके बाद आती है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी जो एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट describes something that differs from or contrast with an idea expressed in the main clause। तो इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेंगे उसमें दो क्लॉजेस रहेंगी, दो पार्ट्स रहेंगे, एक होगी मेन क्लॉज और दूसरी होगी उसकी डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज रहेगी वो मेन क्लॉज से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जुड़ी रहती है। मेन क्लॉज में जो वर्ब है उससे जस्ट ऑपोजिट होगी, जो उसकी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट होगी। Commonly used subordinating conjunctions include though, although, even though, whereas and even if। इन conjunctions का हम प्रयोग इन clauses में करते हैं। तो इसके उदाहरण हैं
पहला क्वेश्चन आपको दिया है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट बनाते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इन पेयर्स को यूज करके। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, Our team played extremely well. हमारी टीम बहुत अच्छे से खेली। They could not win the match. वो मैच नहीं जीत पाई। तो ये ऑपोजिट है कि जब आपकी टीम बहुत अच्छे से खेली तो उसको मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उलट। इसका ऑपोजिट ये हुआ कि वो मैच नहीं जीत सकी। तो इसको हम जोड़ते हुए लिखेंगे, Though our team played extremely well. हालांकि हमारी टीम बहुत अच्छे से खेली, but they could not win the match. पर वो मैच नहीं जीत सकी। तो इसमें ये जो though है, ये है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड पेयर ऑफ सेंटेंसेस है, आई शैल कम, मैं आऊंगा या मैं आऊंगी, इट रेन्स, बारिश हो। तो आई शैल कम, मैं आऊंगा, इवन दो इट रेन्स, हालांकि बारिश हो, मतलब बारिश के होते हुए भी मैं आऊंगा, चाहे बारिश ही क्यों ना हो, मैं जरूर आऊंगा। नेक्स्ट है, आई विल नॉट डू दिस इलीगल थिंग, मैं ये गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। यू पेड मी, तुमने मुझे पे किया है। तो इसको हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, आई वुड नॉट डू दिस इलीगल थिंग ऑल्दो यू पेड मी, हालांकि तुमने मुझे पे किया है फिर भी मैं इस इलीगल काम को नहीं कर सकूंगा या करूंगा। नेक्स्ट है, आई नॉक द डोर, नोबडी ओपनड इट, मैंने दरवाजे पर नॉक किया, किसी ने भी इसे ओपन नहीं किया। तो ऑल्दो आई नॉक द डोर, मैंने हालांकि दरवाजे पर नॉक किया, नोबडी ओपनड इट, परंतु किसी ने भी उसे नहीं खोला। फिफ्थ है, आई रैंग द बेल, मैंने घंटी बजाई, नो वन केम आउट, कोई भी बाहर नहीं आया। तो ऑल्दो आई रैंग द बेल, नो वन केम आउट, हालांकि मैंने घंटी बजाई फिर भी कोई भी बाहर नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डोंट लाइक हिम, तुम उसे पसंद नहीं करते, यू कैन स्टिल बी पोलाइट, तुम उसके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकते हो। तो इसको हम जोड़ के क्या लिखेंगे, इवन दो यू डोंट लाइक हिम, हालांकि तुम उसे पसंद नहीं करते, यू कैन स्टिल बी पोलाइट, फिर भी तुम उसके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकते हो। नेक्स्ट है, ही हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट, वो बहुत ही बदकिस्मत रहा है। ही इज ऑलवेज चीयरफुल, वो हमेशा खुश रहता है। तो ये जब कोई किसी की किस्मत खराब होती है, किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो हम बोलते हैं कि उसकी किस्मत खराब है, तो उस व्यक्ति को दुख होता है। परंतु कोई व्यक्ति अपनी इन भावनाओं के ऊपर भी काबू पाकर हमेशा खुश रह सकता है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दो ही हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट, ही इज ऑलवेज चीयरफुल। अब आती है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। तो एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर का अर्थ होता है वे या तरीका। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन डिस्क्राइब इन द सेंटेंसेस मेन क्लॉज इज टेकिंग प्लेस और प्रीवियसली टुक प्लेस। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर वो होती है जो ये बताती है कि जो मेन क्लॉज का जो सेंटेंस है उसमें जो भी एक्शन बताया गया है वो किस तरीके से हुआ या कैसे उसका वो संपूर्ण हुआ। इसके एग्जाम्पल है, ही स्विम्स वेल, वो अच्छे से तैरा, ही रैन क्विकली, वो तेजी से दौड़ा, ही स्पोक सॉफ्टली, वो बहुत ही अच्छे से बोला। अब एक्सरसाइज है, combine the pairs of sentences into a complex sentence having an adverbial clause of manner. तो इसके एग्जाम्पल हैं, यू हैव ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, तुमने मुझे एक निश्चित तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करूंगा। तो आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे यू हैव ट्रीटेड मी, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया है। नेक्स्ट है, men may sow much or little, they will reap accordingly. व्यक्ति जैसा भी बोएगा, कम या ज्यादा, वो बिल्कुल वैसी ही फसल काटेगा। तो man will reap accordingly, they may sow. man जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। नेक्स्ट है, I did it the way you told me. मैंने उसे किया उस तरीके से जैसा कि तुमने मुझे बताया था। तो इसको हम ज्वाइन करके लिखेंगे, I did it the way you told me. मैंने बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसे तुमने मुझे बताया था।
नेक्स्ट है डू दिस, इसे करो, द वे यू आर डायरेक्टेड, जिस तरीके से तुम्हें निर्देश दिए गए हैं। डू इट द वे, इसे उस तरीके से करो जैसा तुम्हें निर्देशित किया गया है। यू मे डू दिस वर्क द वे यू प्लीज, तुम इस काम को कर सकते हो उस तरीके से जैसा तुम पसंद करो। सो यू मे डू दिस वर्क द वे यू प्लीज, तुम इस काम को वैसा करो जैसा तुम्हें पसंद है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ये पार्ट 1 था, क्योंकि इसमें अभी और बहुत सारे प्रश्न बचे हैं जिन्हें पूरा एक बार में बनाने पर बहुत बड़ा वीडियो बनता, तो आप इस तरीके से करते करते बोर हो जाते। इसलिए पहले आप इस फर्स्ट वीडियो की प्रैक्टिस करें। 1-2 दिन के अंदर ही आपका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो आपकी तिमाही, छिमाही और वार्षिक परीक्षा में यूजफुल होगा। लेकिन अगले वीडियोस आपको प्राप्त हों, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गुड लक।